The next speaker is Manoj Kumar Jha. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आज कई और चीज़ों में व्यस्त रहने के कारण मैंने बार बार समय बदलने का, वक्त बदलने का आग्रह किया और आपने तस्दीक की, सहमति जताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, हमारे सारे साथी जानते हैं कि हम लोगों के लिए इस देश में रेल महज एक वित्तीय इकाई नहीं है, सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, एक सामाजिक इकाई है। कल्पना कीजिए कि सर, हमारे बचपने से अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए, हमारी युवावस्था से ट्रेन को निकाल दिया जाए, हमारे प्रौढ़ जीवन में भी अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए, तो मेरा मानना है कि हमारी कई सारी कहानी अधूरी रहेगी। हम में से कईयों ने, मैं समझता हूँ लगभग सबों ने, ट्रेन की खिड़की में साधारण दर्जे में बैठ करके बाहर देखते हुए कई सपने देखे होंगे। कुछ मुकम्मल हुए, कुछ नहीं हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकीज़ा फिल्म में अगर उस गाना चलते चलते मुझे कोई यूं ही कोई मिल गया था, अगर ट्रेन का वो सिंबॉलिज्म निकाल दिया जाए माननीय उपसभापति महोदय, तो उस फिल्म में ट्रेन के माध्यम से विरह और वसल की, हिजर और विसाल की कितनी सारी चीजें हैं और कई सारी फिल्में बनी। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा ना सर, कि अब जब भारतीय रेल पर खतरा मंडरा रहा है, माननीय रेल मंत्री जी बहुत ही कुशल प्रबंधक माने जाते हैं, शालीन व्यक्तित्व भी है, लेकिन अक्सर ऐसे ही लोगों के माध्यम से कुछ वैसे भी काम करवा लिया जाता है जिसका हमें अंदेशा होता है। मैं क्या कहूं, अक्सर कत्ल करने वाले हाथ अपने ही होते हैं। एनीवे सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखता हूं। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। वो एक रेल मंत्री के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं सर, इसलिए नहीं कि मैं उनके दल का हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कई सारी चीजें, जैसे आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, पहला कॉन्सेप्ट नोट इवॉल्व फॉर्म में उसी वक्त आया सर। रेल नेटवर्क को लीजिए, और मैं समझता हूं पैसेंजर एमिनिटीज को लेकर के जो उनकी पहल थी, कुलियों के अब्जॉर्प्शन को लेकर के, मैं सिर्फ आज इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी पीड़ा में भी कह रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इस देश का रेल मंत्री रहा, जिसने बहुत सारी चीजें की, मैं समझता हूं कि उनको अगर कोई जरूरत है चिकित्सीय हस्तक्षेप की बेहतर, तो वो उपलब्ध कराई जाए, राग द्वेष से पड़े, क्योंकि राग द्वेष से पीड़ा होती है, कष्ट होता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे पहले कि मैं 2-4 सवाल रखूं, मैं कुछ चीजें, जैसे हमारे मित्र नीरज जी ने बलिया के बारे में कहा। सर, बलिया हो सकता है जगह छोटी हो, लेकिन मिजाज बहुत बड़ा है ऐसी जगहों का। ऐसे ही बागी बलिया नहीं कहा गया, और बलिया से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी आते हैं। बलिया के सौंदर्यीकरण में मैं आपसे विनती करता हूं माननीय मंत्री महोदय, वहां एक आदमकद प्रतिमा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की लगाई जाए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था सर कई बार उस सदन में कि अगर मेरी देश की एक बड़ी आबादी और कई सारे नेता एक ऐसे दृष्टिकोण से सोचने लगे जो मुझे देश हित में नहीं लगता है, तो मैं उस हवा प्रचंड लहर के बावजूद अपने आत्मबल के आधार पर खुद बना रहना चाहूंगा। आज के दौर में बहुत जरूरत है उस तरह के लोगों की, कम से कम वो प्रतिमा एक संदेश देगी। उसी तरह सर, हमारे बिहार के, और बिहार का क्यों कहूं, बिहार के लाल थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। सर, समस्तीपुर पूरा बिहार कार्य क्षेत्र था, पूरा उत्तर भारत कार्य क्षेत्र था, लेकिन समस्तीपुर में मैंने अपनी कमेटी मीटिंग में भी कहा कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा वहां लगाई जाए। मैं समझता हूं बकलाहा को लेकर के नीरज भाई ने एक बात कही थी, जयप्रकाश नगर, मैं समझता हूं सदन एक मत हो, वहां भी बकलाहा, सिताब दियारा, ऐसा एक संदेश जाए ना कि ये जो हमारे हीरो थे, हम इनके बारे में सिर्फ बोलते नहीं हैं, कुछ करने की सोचते भी हैं। अब माननीय उपसभापति महोदय, आज के हाल के दिनों में हम सब ने विजुअल्स देखे होंगे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज वगैरह की, सबने विरोध प्रकट किया। सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों ने अलग अलग ढंग से 0 आवर में कहीं भी अपनी बात रखी। मैं समझता हूं कि देश को विजुअल्स फिर न देखने पड़े माननीय रेल मंत्री जी,
ये तय करिए, क्योंकि उसकी टेक्निकलिटी में मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि एक छोटा 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली साहब, 4 एग्जाम हुए, मेडिकल भी हुआ, और अभी तक 7000 अभ्यर्थी स्टैंड बाय में है। सर आपके कैटेगरी में वो स्टैंड बाय में है, लेकिन उनके जहन में स्टैंड बाय नहीं है सर, हिले पड़े हैं। और ये अभ्यर्थी नहीं है, परिवार के परिवार है। मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इस पर एक आपकी तवज्जो हो। सर एक हल्के में एक बात कहता हूं, मैं तकरीबन 15-16 वर्ष का था, उस वक्त से मेरे शहर सहरसा में एक ओवरब्रिज की बात होती थी। मैंने स्कूल भी खत्म नहीं किया था सर, और अब इतने वर्ष बीत गए, अब जाकर के वो ओवरब्रिज पर कुछ चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, सहरसा शहर में एक बाजार हुआ करता था जो मूलतः बाहर सहरसा मेरे शहर का बाजार था। हम सब बड़े हुए हैं सर, इस ओवरब्रिज की वजह से, एक खास डिजाइन को फॉलो करने की वजह से वो बाजार खत्म हो जाएगा, हजारों परिवार तबाह हो जाएंगे, और सहरसा की जो एक नैसर्गिक पहचान थी उसको भी चोट लगेगी। मैं आग्रह करता हूं कि उसके वैकल्पिक डिजाइन का अगर संभव हो तो दिखवा लिया जाए सर। फ्रेट सर्विसेज की मैं बात करता हूं, 85% रेवेन्यू रेलवे का आता है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसका भी अगर आप कंपोजिशन देखें तो 3 चीजें खास तौर पे हैं, कोल, आयरन एंड सीमेंट, 70%। इसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए सर। यह आलोचना नहीं, सुझाव की शक्ल में है। दूसरा है सर कि सन 51-52 में 85% था रेलवे का कंट्रीब्यूशन इन कैरेज, 17.5% है ये बीते 2 वर्ष 19-20 के डेटा के हिसाब से। सर हमारा मानना है कि अभी जैसे हमारे सहस्रबुद्धे जी कह रहे थे, आपको डिसेबल फ्रेंडली जो हमारे गोल्स थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं कह चुका हूं सर, वैकेंसीज आपके पास है, बल्कि आप अक्रॉस रेलवे जोन्स, सर 2 मिनट लूंगा, अक्रॉस रेलवे जोन्स आपके पास वैकेंसी है। कई जोन्स में वैकेंसी सरेंडर क्यों कर रहे हैं? एक देश में जहां अनएम्प्लॉयमेंट आज इस चरम परिस्थिति में है, वहां अगर आप वैकेंसी सरेंडर कर रहे हैं तो इसको मैं बहुत बड़ा गुनाह मानता हूं, और मैं जानता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इस गुनाह को आप कम से कम नहीं करना चाहेंगे, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी में सर यहां कई बार चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्काउट्स एंड गाइड्स की बात की, काफी शिद्दत से, काफी मेहनत से वो बच्चे काम कर रहे थे। अभी 2 वर्षों 3 वर्षों में उनकी भर्ती पर रोक सा लगा हुआ है। एक विषय माननीय उपसभापति महोदय जो मैंने पहले भी उठाया था, सैनिटेशन वर्कर्स जो रेलवे में एम्प्लॉय किए जाते हैं, you would be ashamed to know sir, and maybe we have got used to it, that the large number of deaths of manual scavengers that takes place in railway, where the biggest employer is railway. So, and finally a couple of things I want to in fact as a matter of suggestion, honorable railway minister sir, so your all completed in work must be audited by an outside agency like CAG. When I say this, I have some instances that it is not being adhered to. There should be expeditious ways to monetize railway resources, the primary being land. But when you do it, we should also look at the possibility of, can we use certain part of it for the rehabilitation of vulnerable groups? So, role and responsibility of RPF and GPF must be reevaluated, रिविजिटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारा जोन ऐसा है, ग्रे एरिया है, जहां हमारी जरूरत होगी। सो इन दिस इरा ऑफ ऑस्टेरिटी एंड कॉस्ट कटिंग कई बार चर्चा होती है कि हमें सादगी लानी चाहिए, बहुत खर्चा हो रहा है। व्हाई डू वी रियली नीड ए न्यूली क्रिएटेड फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट लाइक ENHM? Honorable Minister sir, I couldn't find any justification. I mean, why do we have a separate construction wing to create infrastructure when the same work is being done by organizations like IRCON and other private entities? I think so. Finally, I'll just take 1 minute. Sir, people are worried. Your statement in Lok Sabha, it tried to take care of a part of worry. But looking at the fate of Air India, I know, looking at the fate of Air India, my worry is, are we allowing Indian Railways to go the Air India way?
We don't have a national carrier now. Are we going to see a situation? सर जस्ट सोच के देखें हम लोग, अगर बस 30 सेकंड लूंगा सर। आपने एक शहर को देखा है, उस शहर के साथ उस प्लेटफॉर्म का, रेलवे स्टेशन का एक रिश्ता है सर। बाजार का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण होने से मैं समझता हूं हमारे पास कुछ खास बचेगा नहीं। और मैं फिर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को इस फसाने में लाकर, कफसाने में लाकर कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने 1990s में भी ये बात कही थी और कई दफा, इतना हमें सनद रहे कि इतिहास हमारा मूल्यांकन 2-4 फैसलों से नहीं करता है, फैसलों की लंबी श्रृंखला को गौर से देखता है और यह देखता है कि क्या आपके निर्णय किसी के दबाव में थे या किन्हीं के दबाव में थे। दबाव मुक्त निर्णय लेना आपको ऐतिहासिक बनाता है, वरना इतिहास गढ़ने की कोशिश तो कई सिकंदरों ने की थी। जय हिंद सर। धन्यवाद। माननीय रामदास अठावले जी।